स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन अक्सर समाचारों में देखी जाने वाली वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, भारत से केन्या में भेड़ियों के स्थानांतरण के लिए भारत और केन्या के बीच ऐतिहासिक समझौता। बी, संचार की अधिक आक्रामक और टकरावपूर्ण शैली के लिए अनौपचारिक शब्द जिसे चीनी राजनयिकों द्वारा अपनाया गया है। सी, इसका तात्पर्य यह है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को खराब करने के लिए साइबर युद्ध का इस्तेमाल किया जा रहा है। या डी, इसका तात्पर्य दुश्मन देश के शेयर बाजार में हेराफेरी से है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, संचार की अधिक आक्रामक और टकरावपूर्ण शैली के लिए अनौपचारिक शब्द जिसे चीनी राजनयिकों द्वारा अपनाया गया है। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी शब्द ने विशेष रूप से शी के राष्ट्रपति बनने के बाद लोकप्रियता प्राप्त की है। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी यानी विस्तारवादी नीति चीनी सरकार के लिए चीन से बाहर अपनी विचारधारा का विस्तार करने एवं पश्चिम से मुकाबला करने के साथ स्वयं का बचाव करने की एक रणनीति है। यह पिछले दशक में चीनी राजनयिकों द्वारा अपनाई गई संचार की अधिक आक्रामक एवं टकरावपूर्ण शैली के लिए एक अनौपचारिक शब्द है। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। कतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी धरातली सीमा केवल सऊदी अरब के साथ लगती है। 2, ज़ैर अल बह भारत और कतर के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। 3, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र यानी ICC भारतीय दूतावास दोहा और निजी प्रायोजकों के तत्वाधान में कार्य करने वाली भारतीय समुदाय के संघों का एक शीर्ष निकाय है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कतर मध्य पूर्व में स्थित एक छोटा प्रायद्वीपीय देश है। इसकी सीमा दक्षिण में सऊदी अरब और उत्तर पूर्व तथा पश्चिम में फारस की खाड़ी से लगती है। कतर किसी भी अन्य देश के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है, अतः कथन 1 सही है। कतर और भारत के बीच रक्षा सहयोग अब तक प्रशिक्षण, एक दूसरे के सम्मेलनों या कार्यक्रमों में भागीदारी और भारतीय नौसेना एवं तटरक्षक बल के जहाजों के दौरों तक ही सीमित रहा है। ज़ैर अल बह यानी रोर ऑफ द सी भारतीय व कतर नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास है, अतः कथन 2 सही है। भारतीय सांस्कृतिक केंद्र यानी ICC से संबद्ध सामुदायिक संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में कतर में भारतीय कलाकार काफी समय से प्रदर्शन करते रहे हैं। ICC भारतीय समुदाय के संघों का एक शीर्ष निकाय है जो भारतीय दूतावास दोहा तथा निजी प्रायोजकों के तत्वाधान में कार्य करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत के राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमा की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 भारत में राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां प्रदान करता है। 3, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत जिनकी क्षमादान देने की शक्तियां लगभग अनियंत्रित हैं, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और मौत की सजा वाले व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, सजा में छूट देने अथवा सजा को निलंबित करने, कम करने की शक्ति होगी, अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 161 के तहत भारत में भी राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्तियां हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमा शक्ति से अधिक व्यापक है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी स्थापना वर्ष 1948 में पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिए सार्वजनिक योगदान से की गई थी। 2, वर्तमान समय में PMNRF के संसाधनों का उपयोग मुख्य रूप से बाढ़, चक्रवात आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। 3,
सार्वजनिक योगदान के अतिरिक्त इस कोष को वार्षिक बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील के अनुसरण में जनवरी 1948 में पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिए सार्वजनिक योगदान की मदद से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी। अतः कथन 1 सही है। PMNRF के संसाधनों का उपयोग अब मुख्य रूप से बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिवारों और प्रमुख दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। अतः कथन 2 सही है। इसका उपयोग हृदय सर्जरी, किडनी प्रत्यारोपण, कैंसर उपचार, एसिड अटैक आदि जैसे चिकित्सा उपचार के खर्चों को आंशिक रूप से चुकाने के लिए भी किया जाता है। इस कोष में पूरी तरह से सार्वजनिक योगदान शामिल है और इसके लिए कोई बजटीय सहायता नहीं प्रदान की जाती है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी CPTPP के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के 11 देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। 2. CPTPP के सभी 11 देश एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के भी सदस्य हैं। भारत CPTPP में शामिल नहीं हुआ है क्योंकि वह अपने अन्य साझेदारों पर अधिक श्रम और पर्यावरण मानक स्थापित करना चाहता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता एशिया प्रशांत क्षेत्र के 11 देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। इसमें शामिल देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। अतः कथन 1 सही है। CPTPP का लक्ष्य टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं को कम करने के साथ साथ सामान्य नियम एवं मानक स्थापित करके अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार व निवेश को बढ़ावा देना है। इसके सभी 11 देश एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC के भी सदस्य हैं। अतः कथन 2 सही है। भारत CPTPP में शामिल नहीं हुआ क्योंकि वह अपने अन्य भागीदारों पर अधिक श्रम और पर्यावरण मानकों को लागू करना चाहता है, जबकि CPTPP मसौदे में निवेश संरक्षण के लिए मानकों पर संकीर्ण विस्तृत योग्यताएं, मेजबान राज्य के विनियमन के अधिकार की रक्षा के प्रावधान एवं विस्तृत पारदर्शिता आवश्यकताओं को लागू करना शामिल है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, PM किसान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य प्रत्येक 50% योगदान देते हैं। 2. इस योजना के तहत जनगणना 2011 के अनुसार केवल छोटे और सीमांत किसानों को 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता राशि प्रदान की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। PM किसान योजना के बारे में, यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इस योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान किया जाना निर्धारित है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस योजना के अनुसार एक परिवार का अर्थ पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन योजना दिशा निर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र किसान परिवारों की पहचान करता है। धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही अल्फा जीरो और स्टॉक फिश किससे संबंधित है? ए. नासा द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह। बी. हाल ही में अंडमान द्वीप समूह में खोजी गई मत्स्य प्रजातियां। सी. हॉथिस द्वारा लाल सागर में प्रक्षेपित की गई मिसाइल। या डी. अब तक निर्मित 2 सबसे शक्तिशाली शतरंज इंजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अब तक निर्मित 2 सबसे शक्तिशाली शतरंज इंजन।
चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अल्फा जीरो और स्टॉकफिश अब तक बनाए गए दो सबसे शक्तिशाली शतरंज इंजन हैं। अल्फा जीरो को वर्ष 2017 में ब्रिटिश कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी डीप माइंड द्वारा विकसित किया गया था। यह पदों का मूल्यांकन करने तथा चालों का चयन करने के लिए एक गहन तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करता है तथा इसने विश्व के शीर्ष मानव खिलाड़ियों एवं अन्य शीर्ष शतरंज इंजनों को हराकर शतरंज में अलौकिक प्रदर्शन हासिल किया है। वहीं स्टॉकफिश एक ओपन सोर्स शतरंज इंजन है जिसे प्रोग्रामर्स की एक टीम ने कई वर्षों में विकसित किया है। यह स्थिति का मूल्यांकन करने एवं चालों का चयन करने के लिए एक पारंपरिक खोज पद्धति का उपयोग करता है व इसने शतरंज में अलौकिक प्रदर्शन भी हासिल किया है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत वर्ष 2024 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन यानी GPAI का प्रमुख अध्यक्ष है। 2. डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं को साझा करने के लिए विदेश मंत्रालय के तहत ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी यानी GDPIR की स्थापना की गई है। 3. CDAC पुणे में स्थापित AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत को विश्व में पहला स्थान दिया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन यानी GPAI 28 देशों का गठबंधन है। यूरोपीय संघ ने GPAI की नई दिल्ली घोषणा को अपनाया। भारत वर्ष 2024 में GPAI का प्रमुख अध्यक्ष है, अतः कथन 1 सही है। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी यानी GDPIR की स्थापना इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी ताकि G20 सदस्यों एवं अतिथि देशों दोनों से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि व ज्ञान को समेकित करते हुए एक व्यापक कोष के रूप में कार्य किया जा सके, अतः कथन 2 सही नहीं है। CDAC पुणे में स्थापित AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत को विश्व में 75वां स्थान दिया गया है। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में इसकी घोषणा की गई। यह भारत को विश्व भर में AI सुपर कंप्यूटिंग देशों में शीर्ष स्थान प्रदान करता है। यह प्रणाली भारत सरकार द्वारा AI पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित की गई, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, रक्षा प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 2019 में नरेश चंद्रा की अध्यक्षता वाली रक्षा विशेषज्ञों की एक समिति की सिफारिशों के आधार पर CDS पद का निर्माण किया गया था। 2. वह रक्षा मंत्रालय में नवनिर्मित सैन्य कार्य विभाग यानी DMA का भी प्रमुख है। 3. इसके अतिरिक्त वह परमाणु कमान प्राधिकरण यानी NCA के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1 और 2, B केवल 2, C केवल 2 और 3 या D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रक्षा प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। वर्ष 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल DB शेख तकर की अध्यक्षता वाली रक्षा विशेषज्ञों की एक समिति की सिफारिशों के आधार पर CDS पद का निर्माण किया गया था, अतः कथन 1 सही नहीं है। वह रक्षा मंत्रालय में नवनिर्मित सैन्य कार्य विभाग यानी DMA का भी प्रमुख है, अतः कथन 2 सही है। रक्षा विभाग में CDS के पास सचिव का पद होता है और वह सर्वोच्च रैंकिंग वाला व्यक्ति होता है, हालांकि उसका अधिकार राजस्व बजट तक ही सीमित है। इसके अतिरिक्त वह परमाणु कमान प्राधिकरण यानी NCA के सलाहकार के रूप में कार्य करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत इटली संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दोनों देशों के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते का उद्देश्य अनियमित प्रवासन मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना तथा पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देना है। 2. इटली यूरोपीय संघ में भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारों में से एक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत इटली संबंध के बारे में।
प्रवासन और गतिशीलता समझौता। यह समझौता भारत और इटली के बीच लोगों के संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार है। अतः कथन 1 सही है। यह छात्रों, कुशल श्रमिकों, व्यवसायियों और युवा पेशेवरों सहित विभिन्न वर्गों के लिए आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है, उनके बीच विनिमय तथा सहयोग को बढ़ावा देता है। इटली यूरोपीय संघ में भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारों में से एक है। अतः कथन 2 सही है। वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच 14.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार किया गया। इटली को भारतीय निर्यात की मुख्य वस्तुएं तैयार वस्त्र, चमड़ा, लौह अयस्क, मोटर वाहन, कपड़ा, रसायन, रत्न एवं आभूषण है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2. इस योजना के तहत केवल 5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान ही लाभ के पात्र हैं। 3. योजना में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष 25% लाभार्थियों का वास्तविक सत्यापन किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।